सोचो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया का सबसे बड़ा राज न किसी किताब में लिखा है, न किसी साइंटिस्ट ने सॉल्व किया है, बल्कि वह हजारों साल से खुला खड़ा है, फिर भी कोई उसे समझ नहीं सका। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 4500 साल पहले जब इंसान के पास न मशीनें थीं न टेक्नोलॉजी, तब इतने भारी पत्थर आसमान को छूती हुई स्ट्रक्चर में कैसे रखे गए? और सबसे शॉकिंग बात ये, पिरामिड्स सिर्फ मकबरे नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं कि ये एनर्जी मशीनें थे, कुछ कहते हैं कि इनका कनेक्शन सितारों से है, और कुछ तो ये तक मानते हैं कि इंसान ने ये अकेले बनाए ही नहीं। लेकिन असली सवाल ये है, अगर ये सब सिर्फ एक कब्र के लिए था तो फिर इतनी परफेक्शन क्यों? आखिर पिरामिड्स का असल पर्पज क्या था? आज तुम जो देखने जा रहे हो वह सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। सोचो, 4500 साल पहले जब इंसान के पास न मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी न हैवी मशीनरी, तब ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का बनाया जाना इतिहास का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मिस्ट्री बन जाता है, क्योंकि यह स्ट्रक्चर सिर्फ एक साधारण कब्र नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो अपनी प्रिसिजन, स्केल और अलाइनमेंट की वजह से आज भी मॉडर्न साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज करती है। एंशिएंट इजिप्ट की सिविलाइजेशन नाइल रिवर के किनारे डेवलप हुई, जहां लोग जिंदगी को सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं बल्कि स्पिरिचुअल जर्नी समझते थे, और उनका यकीन था कि फिरौन मरने के बाद आसमान में देवताओं के साथ मर्ज हो जाता है। इसी बिलीफ ने पिरामिड्स को जन्म दिया। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन पर आते हैं तो सवाल और भी गहरा हो जाता है कि 2 मिलियन से ज्यादा स्टोन ब्लॉक्स जो कि लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से बने हुए थे, जिनमें से कुछ का वजन 2 से 80 टन तक था, उन्हें कैसे इतनी परफेक्ट सिमेट्री के साथ अरेंज किया गया जब ना क्रेन्स थे न आयरन टूल्स का एडवांस यूज? और कैसे उन ब्लॉक्स को इस तरह फिट किया गया कि आज भी उनके दरमियान ब्लेड का गैप तक मुश्किल से मिलता है? इसके अलावा पिरामिड की ओरिएंटेशन लगभग एग्जैक्ट ट्रू नॉर्थ के साथ अलाइंड है, जो इतनी एक्यूरेसी दिखाता है कि बिना कंपास या सैटेलाइट के यह काम कैसे हुआ? ये सवाल आज भी ओपन है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी और शैडो बेस्ड कैलकुलेशन टेक्निक्स थी, जिनके जरिए उन्होंने सितारों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके जियोमेट्री को मास्टर किया। जबकि कुछ अल्टरनेटिव थ्योरीज ये सुझाव देती हैं कि शायद ये सिर्फ टॉम्ब नहीं बल्कि किसी डीपर पर्पज के लिए डिजाइन हुआ था, जिसमें कॉस्मिक अलाइनमेंट या एनर्जी फोकस जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। लेकिन मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजी इसे मुख्य रूप से रॉयल बरियल कॉम्प्लेक्स ही मानती है, जहां फिरौन खुफू का नाम जुड़ा होता है। फिर भी जब तुम इस स्ट्रक्चर के अंदर और उसकी डिजाइन फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हो तो यह सिर्फ पत्थरों का जोड़ नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा मैथमेटिकल और आर्किटेक्चरल कोड लगता है जो अपने समय से बहुत आगे था। और यही बात इसे एक नॉर्मल बिल्डिंग से उठाकर एक अनसॉल्व्ड हिस्टोरिकल मिस्ट्री बना देती है, जिसका असल मकसद आज तक डिबेट में है। जब हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने मैसिव स्टोन ब्लॉक्स जिनका वजन कई टन था, उन्हें 4500 साल पहले इंसान ने कैसे उठाया, कैसे मूव किया और कैसे इतनी प्रिसीजन के साथ एक परफेक्ट जियोमेट्रिक शेप में प्लेस किया गया, जब दुनिया में ना क्रेन्स थे, ना मॉडर्न लिफ्टिंग मशीनें और ना ही स्टील टूल्स का वह एडवांस लेवल था जो आज हम देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक यह ब्लॉक्स क्वेरीज से काटे गए, फिर उन्हें नाइल रिवर के जरिए या स्लेजेस पर खींचकर कंस्ट्रक्शन साइट तक लाया गया। लेकिन जब तुम प्रैक्टिकल लेवल पर सोचते हो तो यह काम फिर भी लगभग नामुमकिन लगता है, क्योंकि 2 मिलियन से ज्यादा ब्लॉक्स को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना ही एक लाइफ टाइम मेगा प्रोजेक्ट बन जाता है, और फिर उन्हें इतनी अलाइनमेंट के साथ स्टैक करना कि स्ट्रक्चर का बेस लगभग परफेक्ट लेवल हो, ये बात और भी मिस्टीरियस हो जाती है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इजिप्शियंस ने मड रैंप्स बनाए जो पिरामिड की हाइट के साथ साथ बढ़ते गए, जिनके ऊपर स्टोन्स को रस्सियों और मैन पावर से ड्रैग किया जाता था। जबकि कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स का मानना है कि स्पाइरल रैंप्स या इंटरनल रैंप्स यूज हुए हो सकते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन ज्यादा एफिशिएंट हो। लेकिन इन सब थ्योरीज के बावजूद कोई भी मॉडल 100% प्रूव नहीं कर सका कि इतनी मैसिव स्ट्रक्चर इतने कम एडवांस्ड टूल्स के साथ कैसे कंप्लीट की गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिरामिड के स्टोन्स सिर्फ हेवी नहीं थे, बल्कि इतने एक्यूरेटली कट और फिट किए गए कि उनके दरमियान गैप मिलना लगभग नामुमकिन है, जो ये हिंट देता है कि या तो उनके पास एक्सट्रीमली एडवांस्ड मेजरमेंट टेक्निक्स थी या फिर कोई ऐसा लॉस्ट इंजीनियरिंग नॉलेज जो टाइम के साथ खो गया। जब हम कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स की बात करते हैं तो पहले ये माना जाता था कि स्लेव्स ने पिरामिड्स बनाए, लेकिन रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि स्किल्ड वर्कर्स और पेड लेबरर्स ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, जो ऑर्गेनाइज्ड टीम्स में डिवाइड थे, जहां हर ग्रुप का अपना स्पेसिफिक टास्क था। लेकिन फिर भी कूनर
कोऑर्डिनेशन का लेवल इतना एडवांस लगता है कि मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी चैलेंज करता है। और यहीं पर मिस्ट्री और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब तुम इतनी स्केल, प्रिसिजन और टाइम पीरियड को कंबाइन करते हो तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा सुपर ऑर्गेनाइज्ड मिशन लगता है जिसका एंड गोल अब तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। जब हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के बाहर की शान और उसकी नामुमकिन लगने वाली कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो असल मिस्ट्री उस वक्त और गहरी हो जाती है जब हम इसके अंदर झांकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक सॉलिड स्टोन स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स इंटरनल सिस्टम है, जहां कॉरिडोर्स, शाफ्ट्स और चेंबर्स एक ऐसे पैटर्न में अरेंज हैं जो सिंपल बरियल डिजाइन से काफी ज्यादा एडवांस लगते हैं। अंदर जाकर सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है वह है ग्रैंड गैलरी जैसा लंबा और स्टिप पैसेज जो किसी प्राचीन सिंबॉलिक पाथवे जैसा फील देता है। फिर किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर जैसी स्पेसेस मिलती हैं जो सिर्फ खाली कमरे नहीं बल्कि केयरफुली इंजीनियर्ड स्टोन एनक्लोजर्स हैं, जहां हर ब्लॉक परफेक्टली कट और फिटेड है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चेम्बर्स का पर्पज आज तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो सका। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि यह फिरौन खुफू की बरियल और आफ्टर लाइफ जर्नी के लिए बनाए गए थे, लेकिन कुछ रिसर्चर्स इस बात पर सवाल उठाते हैं कि अगर यह सिर्फ बरियल चेम्बर था तो इतनी कॉम्प्लेक्स वेंटिलेशन जैसी शाफ्ट्स क्यों बनाई गई जो सीधे बाहर स्टार कॉन्स्टेलेशंस की तरफ पॉइंट करती है। और ये चीज इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करती है कि पिरामिड का डिजाइन सिर्फ अर्थ बेस्ड नहीं बल्कि कॉस्मिक अलाइनमेंट को भी कंसिडर करता है। मॉडर्न स्कैनिंग टेक्निक्स जैसे म्यूअनन टोमोग्राफी ने यह भी रिवील किया है कि पिरामिड के अंदर अब तक कुछ अननोन वॉइड्स या खाली स्पेसेस मौजूद हो सकते हैं जो अभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुए। और ये डिस्कवरी इस मिस्ट्री को और ज्यादा डीप कर देती है कि क्या अंदर कुछ ऐसे चेम्बर्स हैं जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं है या अभी तक वहां तक एक्सेस ही नहीं मिला। जब हम इन हिडन स्पेसेस और प्रिसाइज इंजीनियरिंग को कंबाइन करते हैं तो ये स्ट्रक्चर एक सिंपल टॉम्ब से ज्यादा एक कोडेड आर्किटेक्चरल सिस्टम लगता है जो अपने अंदर कुछ ऐसा मैसेज या पर्पस हाइड करता है जो टाइम के साथ लॉस्ट हो गया है। और यही बात इस पिरामिड को सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग अनसॉल्व्ड पजल बना देती है जो हर जनरेशन को दोबारा सोचने पर मजबूर करता है कि असल में यहाँ अंदर क्या छुपा हुआ है। जब हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को सिर्फ जमीन पर बनी एक स्ट्रक्चर समझकर देखते हैं तो हम उसकी सबसे गहरी लेयर मिस कर देते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग और अलाइनमेंट कुछ ऐसा हिंट देती है जो सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड लगती है। ग्रेट पिरामिड का बेस लगभग परफेक्ट ट्रू नॉर्थ के साथ अलाइंड है और ये एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि मॉडर्न टूल्स के बिना इस लेवल तक पहुंचना आज भी शॉकिंग लगता है। और इसी वजह से कुछ रिसर्चर्स ये क्लेम करते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास स्टार्स और शैडो मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने का एक हाईली एडवांस्ड सिस्टम था जिससे वह अर्थ की ओरिएंटेशन को मेजर कर सकते थे। लेकिन बात सिर्फ ओरिएंटेशन तक लिमिटेड नहीं रहती। जब हम पिरामिड के इंटरनल शाफ्ट्स को देखते हैं तो उनमें से कुछ का एंगल डायरेक्ट इंपॉर्टेंट स्टार कॉन्स्टेलेशंस की तरफ पॉइंट करता है, स्पेशली ओरायन कॉन्स्टेलेशन और सिरियस स्टार सिस्टम जो एंशिएंट इजिप्शियन मिथोलॉजी में ओसाइरिस और आइसिस से लिंक्ड थे। और यहाँ से एक और थ्योरी जन्म लेती है कि पिरामिड्स सिर्फ टॉम्ब नहीं बल्कि एक एस्ट्रोनॉमिकल मैप या सिंबॉलिक स्टार गेटवे हो सकते हैं जहाँ फिरौन की सोल को कॉस्मोस से कनेक्ट करने का कॉन्सेप्ट एम्बेडेड था। ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के मुताबिक पिरामिड्स का ग्राउंड लेआउट भी आसमान के पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे जमीन पर स्टार्स का एक मिरर्ड वर्जन बनाया गया हो। और यह बात इस स्ट्रक्चर को और भी मिस्टीरियस बना देती है, क्योंकि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता बल्कि डिलिब्रेट डिजाइन जैसा फील होता है। लेकिन मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजी इस इंटरप्रिटेशन को सिंबॉलिक और रिलीजियस अलाइनमेंट तक लिमिट करती है, न कि किसी लिटरल स्पेस टेक्नोलॉजी या एलियन कनेक्शन तक। फिर भी जब तुम प्रिसीजन स्केलिंग और एस्ट्रोनॉमिकल अवेयरनेस को कंबाइन करते हो तो ये क्वेश्चन बार बार उठता है कि क्या एंशिएंट इजिप्शियंस सिर्फ बिल्डर्स थे या वह एक ऐसी लॉस्ट नॉलेज को फॉलो कर रहे थे जो हम आज पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए। और यहीं से पिरामिड एक नॉर्मल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से निकलकर एक कॉस्मिक पजल बन जाता है जो जमीन और आसमान के दरमियान एक छुपा हुआ ब्रिज जैसा लगता है।